अस्पताल में जो लोग इलाज कराने आ रहे हैं उनके लिए कोई बेसिक मूलभूत कोई सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही हैं। हाँ, सरकारी किस काम के ना कुछ ना इलाज ना हो रहा, फिर किस काम की सरकार है? वो मोदी कहाँ, फिर वो कहाँ? वो होते तो ये ना होते हैं। यहाँ पे अभी 10-12 दिन हो गए हम रहते हुए यहाँ पे। जैसे उन्होंने बोले कल सुबह अपने हट जाएंगे, वहीं चले जाएंगे। अपने पास कागज सब कुछ है, क्या करे गरीब आदमी। यहाँ पे कमरा अगर लेंगे तो 5,000 से नीचे रेंट नहीं है कमरे की। वो बोल रहे हैं अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा इलाज, ये मर जाएंगे जब वो इलाज इनका। देखिए, रमेश ना कोई सेलिब्रिटी था और ना ही उसकी कोई पावरफुल पहचान थी। रमेश हम और आप जैसे एक आम आदमी था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, घर पर माँ बाप, बीवी और 2 बच्चे थे। जिंदगी शांति से चल रही थी। फिर एक दिन रमेश को सिर्फ बुखार आया। डॉक्टर ने चेक करके कहा आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। पर रमेश ने कभी सोचा नहीं था कि ये आईसीयू उसकी जिंदगी का लास्ट रूम बन जाएगा। 72 घंटे बाद रमेश आईसीयू से नहीं, सीधा मर्चुरी से बाहर आया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रमेश के परिवार को साथ में एक और चीज दी गई और वो थी 9,32,000 का हॉस्पिटल बिल। आज रमेश जिंदा नहीं है और उसका परिवार भी अब गरीबी के आईसीयू में है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया को दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी जैसे देशों से लोग फ्लाइट पकड़कर इंडिया आते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें वही सर्जरी, वही ट्रीटमेंट 1/5 कॉस्ट पर मिल जाती है और डॉक्टर भी वेल ट्रेंड होते हैं जैसा उनकी अपनी कंट्री में होते हैं। और इसी वजह से इंडिया आज मेडिकल टूरिज्म में टॉप 10 कंट्रीज में आता है। लेकिन एक सवाल है, अगर इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इतना ही अच्छा है तो फिर बीमार होते ही लोग अपनी जिंदगी भर की सेविंग, अपना जमीन और अपने गहने बेच क्यों देते हैं? आज वही इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130th रैंक पर खड़ा है। 2026 की राइट टू इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आरटीआई बताती है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसी इंस्टीट्यूशंस में भी लगभग 40% डॉक्टर और स्पेशलिस्ट की पोस्ट खाली हैं। और ये कोई इमोशनल कहानी नहीं है। हर साल 10 करोड़ से ज्यादा इंडियन सिर्फ मेडिकल बिल्स की वजह से गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। आज हम सिस्टम की उस रियलिटी को देखेंगे जहां रमेश जैसे लाखों नाम सिर्फ नंबर बनकर रह जाते हैं। देखिए, हमारा इंडिया एक मिक्स्ड हेल्थ केयर मॉडल फॉलो करता है। इसका मतलब पब्लिक हेल्थ केयर भी है और प्राइवेट हेल्थ केयर भी है। पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब है गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स जहां इलाज फ्री या सब्सिडाइज्ड होना चाहिए। और प्राइवेट हेल्थ केयर का मतलब होता है प्रॉफिट ड्रिवन हॉस्पिटल जहां ट्रीटमेंट एक सेवा नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट होता है। देखिए, पेपर में पब्लिक हॉस्पिटल सबके लिए अवेलेबल है। देखिए, फिर भी आज इंडिया का 70% आउट पेशेंट ट्रीटमेंट और 60% हॉस्पिटल एडमिशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैंडल करते हैं। और ये इसलिए नहीं क्योंकि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना उनकी मजबूरी बन गई है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हेल्थ एक स्टेट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हॉस्पिटल चलाना, डॉक्टर्स, नर्स, मेडिसिन देना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए केरला का हेल्थ केयर सिस्टम बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश से बेहतर दिखता है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है मेडिकल एजुकेशन रेगुलेट करना, ड्रग स्टैंडर्ड मेंटेन रखना और नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू पैसा भेजना। लेकिन आज टोटल हेल्थ स्पेंडिंग का 65% बर्डन स्टेट गवर्नमेंट उठाती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 35% देती है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ पर टोटल जीडीपी का सिर्फ 1.9% खर्च करती है। लेकिन WHO का रिकमेंडेशन है कि कम से कम 5% होना चाहिए। वहीं डॉक्टर पेशेंट रेशियो गवर्नमेंट कहती है कि एक डॉक्टर पर 811 लोग हैं, पर इस नंबर पर आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी सब शामिल है। अगर हम सिर्फ MBBS डॉक्टर को देखें तो रूरल इंडिया में आज भी एक डॉक्टर पर 8,000 से 10,000 पेशेंट का लोड होता है और यहीं से हमारा सिस्टम टूटना शुरू होता है। देखिए, गवर्नमेंट कहती है हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, पर सवाल ये है कि उन हॉस्पिटल्स के अंदर काम कौन करेगा। 2026 की RTI कहती है कि इंडिया के 11 एम्स पर लगभग 39% फैकल्टी और स्पेशलिस्ट पोस्ट खाली है। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ना कोई डॉक्टर और ना ही मेडिसिन है। इनफैक्ट कुछ गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही नहीं है। वहीं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हर डिपार्टमेंट पर डॉक्टर्स की हैवी शॉर्टेज है और इसलिए पेशेंट को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या एम्स भेज दिया जाता है। देखिए, 2025 की CAG रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को एक पेशेंट के लिए 5 मिनट से भी कम का समय मिलता है। CAG रिपोर्ट ये भी कहती है कि कई सारे ऑपरेशन थिएटर सिर्फ इसलिए बंद पड़े हैं क्योंकि उन्हें चलाने वाला स्टाफ ही नहीं है।
वेंटिलेटर्स का हाल और भी बुरा है। 2025 की आरटीआई रिपोर्ट से पता चलता है कि हर तीसरा वेंटिलेटर या तो खराब है या मेंटेनेंस पर पड़ा हुआ है, और इन्हीं वजहों से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोई चैरिटी नहीं है, ये एक बिजनेस है। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन लगभग 15% पर ईयर है, मतलब हर साल बीमार होना और भी महंगा होता जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू का खर्चा 30,000 से 50,000 पर डे होता है। कुछ इंडिपेंडेंट मेडिकल ऑडिट्स बताते हैं कि 44% सर्जरीज अवॉइडेबल होती हैं, फिर भी सर्जरीज कर दी जाती हैं, और हार्ट सर्जरीज में ये नंबर बढ़कर 55% तक पहुंच जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आईसीयू और सर्जरीज से सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, इसलिए कई बार पेशेंट को जरूरत से ज्यादा दिन तक आईसीयू में रखा जाता है। हम सोचते हैं इंश्योरेंस है तो हम सेफ हैं। 2025 के डेटा से पता चलता है कि आधे से ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम या तो रिजेक्ट हुए हैं या तो पार्सली अप्रूव हुए हैं। ग्लव्स, सिरिंजेस, मास्क, ऑक्सीजन ट्यूबिंग, इन सब को कंज्यूमेबल आइटम बोलकर इंश्योरेंस कवर नहीं करता, और ये पैसा सीधा पेशेंट की जेब से जाता है। गवर्नमेंट कहती है आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, और अभी तक लगभग 42 करोड़ कार्ड्स बनाए गए हैं जो 5 लाख का हेल्थ कवर देते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। कई सारे हॉस्पिटल इन कार्ड्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट हमारे पेमेंट्स टाइम पर क्लियर नहीं करती। 2025 में सिर्फ हरियाणा स्टेट में 650 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आयुष्मान ट्रीटमेंट करना बंद कर दिया है। रीजन 490 करोड़ पेंडिंग पेमेंट। हालांकि आयुष्मान ट्रीटमेंट में स्कैम भी हुए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ का स्कैम पकड़ा गया है। सीएजी रिपोर्ट से पता चला कि हजारों बेनिफिशियरीज एक ही मोबाइल नंबर से लिंक्ड थे, और सच ये है कि 75% कंप्लेंट्स एक्स्ट्रा चार्जेस को लेकर ही होती हैं। और अब एक कड़वा सच सुनो, हम खुद को ग्लोबल सुपर पावर कहते हैं, पर हेल्थ केयर में हम आज भी बहुत पीछे हैं। हमारे नेबरिंग कंट्री श्रीलंका की जीडीपी हमसे कम है, लेकिन उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77 ईयर है, और इंडिया सिर्फ 72। यूनाइटेड किंगडम अपनी टोटल जीडीपी का 11% हेल्थ केयर पर स्पेंड करता है। जर्मनी में 1000 लोगों पर 8 बेड हैं, और इंडिया अपनी टोटल जीडीपी का सिर्फ 1.9% हेल्थ केयर पर स्पेंड करता है। और हॉस्पिटल बेड की बात करें तो 1000 लोगों पर 1.3 बेड्स हैं। पर आयरनी देखिए, फॉरेनर्स के लिए इंडिया अफोर्डेबल है, पर अपने लोगों के लिए इम्पॉसिबल। ओस से गीला हो गया, इतनी ओस पड़ रही है। छोटे बच्चे को लेकर के आए, खुले में सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर उठाने के लिए क्या है, ये एक तिरपाल। कूड़ेदान को देखिए, और कूड़ा भरा हुआ है, कूड़ा नीचे गिरा हुआ है, उसी कूड़े में लोग जो है इस तरीके से बैठे हुए हैं। लाइन में देखिए कैसे लगी हुई है, हमारे सहयोगी शायान दिखाएंगे। सब लोग देखिए जमीन पर लेटे हुए हैं, और ये कतार है। मेट्रो स्टेशन बंद हो जाता है रात में, तो जो मेट्रो स्टेशन का शेड है उसके नीचे आपको लोग सोते हुए बैठे हुए मिल जाएंगे। कूड़ा पड़ा है, ये देखिए कुत्ते वहीं घूम रहे हैं। कितनी इस वक्त ठंड है, कोहरा वो है, और पूरा ऊपर से ओस है, और उस कंडीशन में हम लोग यहाँ नीचे बैठे हो। नीचे क्या है, कुछ है नीचे? ये देखिए दफ्ती जो है, ये दफ्ती जो है, ये है। यहाँ रुकने के स्टे करने की कोई व्यवस्था नहीं है। से गाइड साहब तो बोल देते जाओ रोड पर जाओ। आज भी अगर पैसा हो तो इलाज मिल जाता है, अगर पैसा नहीं तो हॉस्पिटल के गेट पर जिंदगी रुक जाती है। हमारा सवाल ये नहीं है कि इंडिया में हॉस्पिटल्स है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आज हर इंडियंस के लिए इलाज एक्सेसिबल है। इंडिया का हेल्थ केयर क्राइसिस डॉक्टर्स की वजह से नहीं, ये क्राइसिस पॉलिसी और प्रायोरिटी की वजह से है। जब तक हेल्थ इलेक्शन का मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक डॉक्टर्स और नर्स की वैकेंसीज फिल नहीं होंगी, और जब तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक बीमार होना इंडिया में सबसे महंगा रिस्क बना रहेगा। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, कमेंट कीजिए, क्योंकि शायद आपकी कहानी किसी और को अवेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।